हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रमन एकेडमी। आज का अपना टॉपिक है शिक्षा का अधिकार। आज हम RTE 2009 के बारे में पढ़ेंगे, जिसको राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार भी कहा जाता है। आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि इसमें कितनी प्रमुख धाराएं, अध्याय व अनुसूची हैं और यह कब और क्यों पारित किया गया और किसके द्वारा पारित किया गया। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं राइट टू एजुकेशन 2009। 1 दिसंबर 2002 में 86वें शिक्षा संविधान संशोधन द्वारा इसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े गए, जो कि भाग 3 में मूल अधिकार के अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया। भाग 4 को मूल कर्तव्य में मूल कर्तव्य के 5A में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, यानी राइट टू एजुकेशन को मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। RTE 2009 राज्यसभा में 20 जुलाई, लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया, जिसमें 26 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए। राइट टू एजुकेशन 2009 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसको राज्यसभा और लोकसभा में 2009 में पारित किया गया था और 26 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए। अब बात आती है ये लागू कब हुआ। तो 1 अप्रैल 2010 में यह पूरे देश में लागू हो गया था, इसमें जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। राइट टू एजुकेशन 2009 को मूल कर्तव्य में भी जोड़ा गया है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी धारा 370 समाप्त होने के साथ यहाँ भी RTE 5 अगस्त 2019 से लागू हो गया। और सबसे पहले ये कहाँ लागू किया गया, तो विश्व में सबसे पहले नॉर्वे में निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। अब बात आती है भारत ने कितने नंबर पे इस अधिनियम को लागू किया, तो भारत ने 135वां नंबर पाया विश्व में जिसने यह लागू किया, यानी 2019 में यह पूरे भारत में लागू हो चुका था, जम्मू और कश्मीर में भी। 2019 में जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई थी, उसके बाद ही यहाँ 5 अगस्त 2019 को RTE लागू हो गया था। आपने पीछे देखा होगा, इसमें 7 अध्याय, 1 अनुसूची और 38 धाराएं हैं, जिसमें जो अध्याय नंबर 4 है वह विद्यालय और शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हम अध्याय नंबर 4 को पढ़ेंगे। विद्यालय में शिक्षक के दायित्व, यह सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें धारा 12 से 28 तक की धारा दी गई है। इसमें सबसे पहले धारा नंबर 12 आती है, जो कि है प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए भी आरक्षित, यानी जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें भी गरीब के बच्चे पढ़ सकेंगे और इनमें 25% सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं। इसमें कहा गया है कि जो बच्चे गरीब हैं, दुर्बल हैं,
असुविधाग्रस्त हैं उन बच्चों के प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी और इसमें 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए आरक्षित सीटें हैं। धारा नंबर 13, प्रति व्यक्ति फीस लेने पर फीस का 10 गुना जुर्माना देना होगा। इसमें अनुवीक्षण प्रक्रिया में ना तो प्रवेश परीक्षा, ना कैपिटेशन फीस यानी कि शुल्क, ना प्रवेश शुल्क व माता पिता का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। लेने पर कैपिटेशन फीस का 10 गुना दंड, अनुवीक्षण प्रक्रिया करने पर प्रथम बार 25,000 रुपये जुर्माना, दूसरी बार 50,000 रुपये जुर्माना, तीसरी बार स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। कई बार क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूलों के जो मालिक होते हैं या प्रधानाध्यापक होते हैं, जिसका स्कूल होता है, वो बच्चों से क्या करते हैं, कुछ फीस वसूलते हैं। इसलिए सरकार ने यह कानून बनाया है कि बच्चों से अगर कोई भी शुल्क लिया जाएगा तो उसका 10 गुना जुर्माना उस स्कूल के मालिक को देना होगा। धारा नंबर 14, किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने पर भी प्रवेश पर इनकार नहीं किया जाएगा। धारा नंबर 14 में है, अगर किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र, जाति, आयु इत्यादि के कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है तो उसको भी अपने स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा, प्रवेश के लिए इनकार नहीं किया जाएगा। आगे है धारा 15, प्रवेश तिथि से वर्ष पर्यंत प्रवेश लिया जा सकेगा। यानी कि जो प्रवेश तिथि है स्कूल में, जो एडमिशन डेट होती है, उससे 6 माह के बाद भी प्रवेश लिया जा सकेगा। आगे है धारा नंबर 16, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक ना तो किसी बालक को फेल किया जा सकेगा, ना ही विद्यालय से निष्कासित किया जा सकेगा। यानी 8वीं कक्षा पूर्ण होने तक ना तो किसी बालक को फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जा सकेगा। आगे है धारा 17, बालक को किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड व मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। देने पर 3 माह का कारावास व अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी बालक को पढ़ाई के समय कई बार मुर्गा बना दिया जाता है या फिर डंडे मारे जाते हैं, तो ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे बच्चों के साथ। अगर वो ऐसा करते हैं तो उस अध्यापक को 3 माह का कारावास व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। अगला है धारा नंबर 18, बिना मान्यता विद्यालय चलाना प्रतिबंधित होगा। वह उल्लंघन करने पर 1 लाख का जुर्माना व निरंतर उल्लंघन करने पर प्रतिदिन 10,000 का जुर्माना देना होगा। धारा नंबर 18 में यह बता रखा है कि किसी भी स्कूल प्रबंधन को बिना सरकार की मान्यता के बिना स्कूल चलाना प्रतिबंधित होगा। अगर वह स्कूल प्रबंधन ऐसा करता है तो उस पर 1 लाख का जुर्माना लगेगा और वह उसके बाद भी नहीं मानता है, निरंतर उल्लंघन करता है, तो प्रतिदिन यानी 1 दिन का 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। धारा नंबर 19, विद्यालय के मानक जो विद्यालय पूर्व स्थापित है उसे 3 वर्ष में पूरे करने होंगे। जैसे भवन, खेल का मैदान, प्रथम शौचालय, पानी की व्यवस्था, 4 दीवारी, पुस्तकालय, कार्यालय, कक्ष, रसोई घर इत्यादि। विद्यालय के जो मानक दिए गए हैं कि बच्चों के लिए खेलने का भवन होना चाहिए, लड़कियों और लड़कों के अलग अलग शौचालय होने चाहिए, 4 दीवारी भवन होना चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए, कार्यालय कक्ष होना चाहिए, रसोई घर होना चाहिए। ये सभी मानक 3 वर्ष के अंदर पूरे करने होंगे। आगे है धारा नंबर 20,
केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी मानक में परिवर्तन या लोप कर सकेगी तथा नए मानक व नियम बना सकेगी। धारा नंबर 20 में यह बता रखा है कि जो केंद्र सरकार है वह अपने नियमों में और मानकों में भी परिवर्तन कर सकती है और वह नियम स्कूल प्रबंधन को मानने होंगे। आगे है धारा नंबर 21। इसमें है एसएमसी का गठन यानी स्कूल प्रबंधन समिति। इसके 16 सदस्य होते हैं। सदस्य अभिभावक जिनके एक से कम 6 महिला व एक सदस्य एससी या एसटी का होगा। अध्यक्ष भी इन 11 में से अभिभावक होगा। 12वां सदस्य वार्ड पंच या पार्षद, 13वां पदेन अध्यापक व 14वां सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक होगा। 2 सदस्य विधायक द्वारा प्रतिनियुक्त होंगे। प्रत्येक माह में एक बैठक गणपूर्ति 1/3 होगी। इसमें एक स्कूल प्रबंधन समिति भी होती है जिसमें 16 सदस्य होते हैं और इसमें 11 अभिभावक होते हैं। उन 11 अभिभावकों में एक अध्यक्ष भी होता है, वो भी 11 अभिभावक में से ही होता है और इसमें कम से कम 6 महिला सदस्य होने चाहिए, जिसमें एक सदस्य एससी या एसटी का भी होता है और 12वां सदस्य वार्ड पंच पार्षद इनमें से होगा। 13वां जो उस स्कूल का अध्यापक होगा उनमें से होगा। 14वां सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक होगा और 2 सदस्य विधायक द्वारा प्रतिनियुक्त किए जाएंगे और इसमें एक माह में एक बैठक होना जरूरी है, जिसमें इनमें से 1/3 सदस्य की पूर्ति होना जरूरी है। धारा नंबर 22 विद्यालय विकास योजना। यह 3 वर्षीय योजना होगी जिसमें 3 वार्षिक उप योजनाएं होंगी। आगे है धारा नंबर 23। इसमें है जो शिक्षक में शिक्षक के सभी गुण होने चाहिए, जिसमें इसे कमी होती है तो उस शिक्षक को 5 साल में शिक्षा अर्जित करनी होगी। फिर भी नहीं होती है तो 5 साल के लिए शिथिल कर सकती है, ऐसा राज्य सरकार करेगी। धारा 23 में ये बता रखा है कि अगर किसी शिक्षक में शिक्षक के गुण नहीं है तो उसको 5 साल के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद भी नहीं होता है तो उसे फिर से 5 साल की ट्रेनिंग दी जाती है और अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो राज्य सरकार उसे 5 साल के लिए शिथिल कर सकती है। आगे है धारा नंबर 24 शिक्षक के दायित्वों को तय करती है। एक शिक्षक के निम्न दायित्व बताए गए हैं, जैसे स्कूल में नियमित रूप से आएंगे। नंबर 2 पाठ्यक्रम संचालित करेंगे और समय पर पूरा करेंगे। नंबर 3 पढ़ाने का स्तर, गति और शिक्षण योजना बालकों के अनुसार तय की जाएगी। आवश्यक हो तो अतिरिक्त कक्षाएं भी लेंगे। नंबर 4 माता पिता व अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। नंबर 5 सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों की भागीदारी करेंगे। नंबर 6 प्रति सप्ताह 45 कालांश पूरा करेंगे। नंबर 7 प्रत्येक बालक का अधिगम रिकॉर्ड रखना। शिक्षक के बहुत सारे दायित्व होते हैं, जिसमें शिक्षक को स्कूल नियमित आना चाहिए। अपना जो लेसन पढ़ाते हैं या पाठ पढ़ाते हैं उसको अच्छे से पढ़ाएंगे और समय पर पूरा करेंगे और जो पीटीएम होती है वो भी करवाएंगे और जो प्रशिक्षणों के लिए आयोजित की जाती हैं उनमें भी भाग लेंगे और प्रत्येक बालक का रिकॉर्ड बना के रखेंगे कि किस बालक ने कितना पढ़ा, कितना सीखा। अगला है धारा नंबर 25
छात्र शिक्षक अनुपात। छात्र शिक्षक अनुपात को हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। धारा नंबर 26, किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होंगे। यानी कोई भी स्कूल या विद्यालय है, उसमें जो टीचर होते हैं उसमें 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होंगे। अगला है धारा नंबर 27, शिक्षक को जनगणना, चुनाव कार्य, आपदा कार्य के अलावा नहीं लगाया जाएगा। इसमें कई बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है, जिसमें ये 3 ऑप्शन देंगे और चौथा अलग ही ऑप्शन दिया जाएगा और प्रश्न होगा कि शिक्षक को निम्न कार्य में नहीं लगाया जा सकता, तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। आगे है धारा नंबर 28। धारा नंबर 28 में दिया गया है किसी भी निजी ट्यूशन व शिक्षण पर प्रतिबंध रहेगा। कई बार क्या करते हैं टीचर, स्कूल में पढ़ाने की बजाय अपने घर पर उन बच्चों को ट्यूशन देते हैं और बहुत अधिक फीस भी ले लेते हैं। इसलिए सरकार ने सभी गवर्नमेंट टीचर पर निजी ट्यूशन व शिक्षण पर प्रतिबंध लगाया है। यह थी कुछ मुख्य धारा एवं उनमें दिए गए प्रावधान। हम आगे पढ़ेंगे धारा नंबर 19 और धारा 25, जिसमें विद्यालय के लिए कुछ मान और मानक दिए गए हैं। RTE ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह सभी एग्जाम में 2-3 नंबर का आता है और यह CTET के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से देखना। इसमें धारा से भी क्वेश्चन बनते हैं और छात्र और शिक्षक के अनुपात से भी। ये पूरा ही टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने इस वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट लाइन डाली हैं, जिसको आप ध्यान से देख के एग्जाम में जाना। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितने बच्चों पर कितने शिक्षक होने चाहिए और कितने प्रधान अध्यापक होने चाहिए। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि शिक्षकों की संख्या कितनी होती है और उस पर बच्चे कितने होते हैं। क्लास वाइज देखेंगे। पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए, अगर पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक अगर 60 बच्चे हैं तो उन पर शिक्षकों की संख्या 2 होगी। अगर 61 से 90 तक बच्चों की संख्या है तो उस पर 3 शिक्षक होंगे और 91 से 120 बच्चे होंगे तो उन पर 4 शिक्षक होंगे और 121 से 200 बच्चों तक होंगे तो उन पर 5 शिक्षक होंगे। 150 बालकों के ऊपर 5 अध्यापक प्लस 1 प्रधानाध्यापक होगा। 200 बालकों के ऊपर छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक नहीं होगा। यानी अगर 200 बालक हैं या 200 बालक से अधिक हैं तो उन पर 40 बच्चों पर 1 अध्यापक होगा। आगे है 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए प्रत्येक 35 बालकों के लिए 1 अध्यापक होगा। इसमें प्रत्येक 35 बालकों के लिए 1 अध्यापक होगा और पहली से 5वीं कक्षा में था 60 बालकों पर 2 अध्यापक। कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम 1 शिक्षक हो। इन क्लासों के लिए ये दिया गया है कि एक विषय के लिए कम से कम 1 शिक्षक हो। जैसे विज्ञान और गणित के लिए, सामाजिक अध्ययन के लिए, भाषा के लिए। जहां 100 से ऊपर बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां एक पूर्णकालीन प्रधानाध्यापक होगा अंशकालीन शिक्षण के लिए।
अब सवाल आता है कि एक अध्यापक के कितने शैक्षणिक दिवस होते हैं और कितने शिक्षण घंटे। तो आइए जानते हैं। पहली से पांचवी कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस। पहली से पांचवी कक्षा के लिए कितने कार्य दिवस होंगे? 200 कार्य दिवस। ये इसमें वर्ष का दे रखा है, प्रतिवर्ष। छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए 220 कार्य दिवस। आगे है पहली कक्षा से पांचवी कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घंटे। ऊपर दिया गया है कार्य दिवस और अब दिया गया है शिक्षण घंटे। तो पहली से पांचवी कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस और 800 शिक्षण घंटे। छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए 220 कार्य दिवस और 1000 शैक्षणिक घंटे, जिसमें शिक्षा के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45 शिक्षण घंटे, जिसके अंतर्गत तैयारी 1 घंटे भी शामिल है। तैयारी के घंटे भी शामिल है, यानी प्रति सप्ताह 45 शिक्षण घंटे होंगे, जिसमें शिक्षक के तैयारी के घंटे भी शामिल होंगे। आज की वीडियो में हमने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में डिटेल से पढ़ा, जाना इसमें कितनी धारा, अध्याय व अनुसूचियां होती हैं, और सभी धारा व अनुसूचियां और अध्याय को बहुत ही डिटेल से पढ़ा और उनके बारे में एक्स्ट्रा से जानकारी भी ली। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो इसको कृपया ध्यान से पढ़कर ही एग्जाम दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।